तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्रिटेन के इतिहास में, ब्रिटेन पुलिस के इतिहास में सबसे खर्चीला केस था और बहुत सारे पुलिस वाले इस एक केस की तफ्तीश में जुटे हुए थे। करीब 100 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हुआ। इस एक केस के लिए ब्रिटेन की पुलिस को ब्रिटेन के बाहर जर्मनी से लेकर भारत तक का दौरा करना पड़ा। और ये वो केस है जिसमें कई बार लगा कि पुलिस के हाथ में ही कातिल है, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। कहानी 20 साल पुरानी है, कहानी 2003 की है और इत्तेफाक से ये कहानी फरवरी के ही महीने की और फरवरी की आखिरी तारीख है। आज 28 फरवरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 फेब 2003। वेस्ट लंदन में एक भारतीय परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम था अमरजीत चौहान। उम्र करीब 38-40 साल की होगी। अमरजीत की एक पत्नी जिनका नाम नैन्सी और इनके 2 बच्चे थे। एक बेटे की उम्र सिर्फ 18 महीने यानी 1.5 साल और दूसरा 8 हफ्तों का हुआ था यानी 2 महीने का था। अमरजीत और नैन्सी का परिवार भारत के पंजाब का रहने वाला था और इसके बाद वो बिज़नेस के सिलसिले में अमरजीत लंदन पहुंचा। काफ़ी बरसों से वहाँ था और इसने वहाँ एक सामान की डिलीवरी करने की एक कंपनी खोली थी, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, वेस्ट लंदन में ही। सीबा नाम की ये कंपनी थी, CIBA। और ठीक ठाक सब कुछ ज़िंदगी चल रही थी। अमरजीत खुश था नैन्सी को पाकर, अपने 2 बच्चों को पाकर, और कंपनी फाइनेंशियली सब कुछ ठीक चल रहा था। नैन्सी की माँ थी जिनका नाम है चरणजीत कौर। चूँकि नैन्सी का दूसरा बेटा अभी 8 हफ्ते का हुआ था, 8 हफ्ते यानी 2 महीने पहले, उस वक्त दिसंबर में उसकी डिलीवरी हुई थी, तो वो अकेली थी लंदन में। तो माँ जो है आमतौर पर ऐसे वक्त में अपने बच्चों के साथ जाती हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। तो नैन्सी की माँ भी अपनी बेटी की मदद के लिए भारत से लंदन पहुंची थी। तो घर के अंदर नैन्सी के 2 बेटे, नैन्सी की माँ और अमरजीत, ये 5 लोग थे। नैन्सी का एक भाई जिसका नाम ओंकार वर्मा, ये न्यूजीलैंड में जॉब करता है और अक्सर भाई बहन में बहुत मोहब्बत थी। तो वो लगभग हर दूसरे दिन कॉल किया करते थे, एक दूसरे को फ़ोन पर बात कर एक दूसरे का हाल जानते थे। 14 फरवरी 14 फेब को ओंकार वर्मा अपनी बहन नैन्सी को फ़ोन करता है, लेकिन जब फ़ोन करता तो नैन्सी उधर से घबराई हुई। वो पूछता क्या हुआ बहन? तो नैन्सी बताती है कि ये पहली बार ऐसा है कि तुम्हारे जो जीजा हैं अमरजीत चौहान ऑफिस के लिए सुबह से निकले थे, घर नहीं लौटे पूरी रात। 13 फरवरी को ऑफिस गए थे, उसके बाद लौटे नहीं। तो ओंकार नाराज़ होता है कि रात घर नहीं लौटे, पूरा दिन बीत गया, 13 तारीख तो मुझे अब बता रही है 14 को। तो उसने कहा मुझे लगा कि शायद कहीं होंगे, लौट आएंगे, पर मुझे कहीं पता नहीं चल रहा। और दूसरी बात ये कि जब मैंने ऑफिस में पता किया तो वहाँ पे लोगों ने ये बताया कि वो किसी काम से हॉलैंड चले गए। तो बोली मैं रात तक परेशान नहीं थी, मुझे लगा कि हो सकता है काम वाम के सिलसिले में लेट हों तो लौट आएंगे। लेकिन जब ये बोला कि हॉलैंड गए तो मैं परेशान हो गई, इसलिए कि अमरजीत ने कभी घर में इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो हॉलैंड जा रहे हैं, और अगर कहीं भी वो जाते हैं तो घर में सबको बता कर जाते हैं। दूसरा, उससे भी जो बड़ी परेशानी है वो ये है कि उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कर रखा था वहाँ के होम डिपार्टमेंट में किसी वजह से। तो मुझे मालूम है वो पासपोर्ट वहाँ जमा, और बिना पासपोर्ट के वो हॉलैंड कैसे जा सकते हैं, इसलिए मुझे अब परेशानी हो रही है और फिक्र हो रही है उनकी। तो वो कहता तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। वो अपने दोस्तों को इधर उधर बताता है जो लंदन में थे, ओंकार। 14 फरवरी पूरा बीत जाता है। इसी दौरान में अब 15 फरवरी की तारीख आ जाती है। अब 15 फरवरी को ओंकार फिर फ़ोन करता है। अब नैन्सी का मोबाइल बंद, अब घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। भाई परेशान, क्या मामला है? तो वहाँ अपने जानने वालों को, उनको ब्रिटेन में खबर कर देता। तो वो लोग पता करते हैं, ऑफिस जाते हैं। जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में उन्हें एक नई चीज़ पता चलती है। पता चलता है कि अमरजीत चौहान 13 फरवरी को ऑफिस आया और उसने एक लेटर दिया पूरे कंपनी को, और उसने कहा कि मैं अब ब्रिटेन से ऊब गया हूँ और मैं अपने परिवार के साथ भारत वापस लौट रहा हूँ, और ये कंपनी मैंने बेच दी है, अब आपके नए मालिक कोई और होंगे। और उस लेटर में बाकायदा उसने नए मालिक का नाम लिखा, नीचे साइन था, लेकिन पूरा लेटर कंप्यूटर से टाइप था। कंपनी वाली को भी लगा कि ये क्या है, क्योंकि अक्सर अमरजीत की ये फितरत है कि वो हमेशा हाथ से लिखा करता था।
अच्छा, इस दौरान में जब भाई से फ़ोन पे बात की 14 तारीख को, तो उसने कहा एक तो हॉलैंड गया उसकी फ़िक्र हो रही है, फिर उसने कहा कि एक मेरे पास वॉइस मैसेज आया, तो उस वॉइस मैसेज से भी मैं डर गई हूँ। तो उसने पूछा ऐसा क्या है? उसने लिखा कि मैं किसी ज़रूरी काम से ब्रिटेन के बाहर आ गया हूँ, परेशान मत होना, मैं लौट आऊँगा। तो उसने कहा चलो सुकून है कि वो उसकी आवाज़ में सुनाई दी मैसेज। लेकिन फिर उसने गहराई से सोचा तो उसने कहा कि ये सारा वॉइस मैसेज उसने इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजा था। नैन्सी का कहना था कि कभी भी अमरजीत जब अपने घर में बीवी, बच्चे, सास, भाई, बहन किसी से बात करता था तो वो पंजाबी में बात किया करता था। तो बीवी को ये बात बहुत अजीब लगी कि वॉइस मैसेज इंग्लिश में क्यों, पहली बार ऐसा था। तो एक तो हॉलैंड बिना बताए हुए जाना, ऊपर से वॉइस मैसेज इंग्लिश में, शक हुआ। तो उसने अपने भाई से शेयर की, लेकिन 15 तारीख से फिर नैन्सी का ही मोबाइल बंद था। अब इधर जब लोगों को फ़ोन किया और भाई ने न्यूजीलैंड से फिर पुलिस को फ़ोन किया, उसने कहा कि मेरी बहन का मोबाइल स्विच ऑफ है, मेरे जीजा गायब हैं। तो पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया, वो घर गई तो देखा ताला लगा हुआ है। पुलिस वापस लौट आई, फिर पुलिस के पास एड्रेस था, वो पुलिस दफ्तर पहुंची जो कंपनी थी अमरजीत की। वहाँ जाने के बाद पता चला कि अमरजीत ने ये कंपनी किसी और को बेच दी है, और बेचने के बाद वो वहाँ से चला गया है। पुलिस ने सारे कागजात देखे, जो सारे कागजात थे, सेल डीड और ये सारी चीज़ें सब ओरिजिनल थी, साइन भी ओरिजिनल थे अमरजीत के। तो पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि इसमें कोई घपला नहीं है, ये कंपनी कायदे से भी कानूनन बिका है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल है। तो इसके बाद जब ये हो गया और पुलिस ने फिर यही कहा कि शायद तुम्हारा परिवार भारत चला गया हो। अब उधर ओंकार को परेशानी हुई कि इधर कंपनी बेच दी, परिवार गायब है। उसने फिर इंडिया में संपर्क किया अपने रिश्तेदारों के यहाँ कि क्या नैन्सी आई, उसके पति आए, बच्चे आए, माँ आई। पता चला यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। अब उसे ज़्यादा फिक्र होने लगी। इधर जब कंपनी बिका और लगा कि उसी में कुछ लूपहोल हो सकता है, लेकिन पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि ये तो कायदे कानून के दायरे में बिका है। तो पुलिस भी अब इस केस को ढिलाई के साथ देखने लगी। उसे लगा कि ये फैमिली चली गई है ब्रिटेन छोड़कर, और चूँकि लेटर में ही एक मिला था और वो वॉइस जो उसमें कंपनी को बताया था कि मैं ऊब चुका हूँ इसलिए मैं ब्रिटेन छोड़कर जा रहा हूँ, जो लेटर कंपनी के लिए नाम लिखा था। अब पुलिस कुछ कर नहीं रही है। ओंकार उधर परेशान, दिन बीतते जा रहे हैं और पूरे परिवार का पता नहीं। एक परिवार के 5 लोग एक साथ गायब हैं ब्रिटेन और लंदन जैसे शहर में। पुलिस के रवैये से पूरी तरह से मायूस होकर आखिरकार ओंकार ने तय किया कि वो न्यूजीलैंड से खुद लंदन आएगा। 5 मार्च 2003 को, मतलब करीब करीब 20 दिन के बाद गुमशुदगी के, ओंकार लंदन पहुंचता है। लंदन आने के बाद वो पुलिस को सारी चीज़ें बताता है, पर पुलिस यही कहती है कंपनी बेच के चले गए, तुम इंडिया में पता करो। वहाँ फिर अपने लोगों को वो इकट्ठा करता है ओंकार और पुलिस पे प्रेशर बनाता है। कुछ ऐसे भारतीय बड़े ओहदे पर लोग थे, फिर वहाँ तक पहुँचता है। तो इसके बाद पुलिस पे एक दबाव बनती है। फिर पुलिस कहती है कि अच्छा ठीक है, हम इस केस को फिर से जांच करते हैं। अब जब पुलिस ने जांच फिर से कहा कि करते हैं, तो उन्होंने कहा चलो घर से ही शुरुआत करते हैं। अभी तक पुलिस घर नहीं गई है। अब पहली बार ओंकार के दबाव में आकर पुलिस इस मामले की दोबारा फाइल खोलती है, जांच करती है और घर पहुंचती है। ओंकार साथ में था। जब पुलिस घर गई, घर का मंजर ये था कि वॉशरूम में वॉशिंग मशीन है और उसमें कपड़े रखे हुए हैं गीले, ऐसा लग रहा है कि कोई धुलने की तैयारी में था। टेबल पर खाना पड़ा हुआ है, फ्रिज में भी खाना रखा हुआ है, और सारी चीज़ें, बच्चों के कपड़े, पैसे, डॉक्यूमेंट्स। चूँकि सास चरणजीत कौर जो अमरजीत की वहाँ पहुँची थी, तो उनका रिटर्न टिकट भी था इंडिया का, वो रिटर्न टिकट, वो सारी चीज़ें मौजूद। तो अब सवाल ये है कि वो फिर ऐसे कैसे इंडिया जा सकती हैं। हर ज़रूरत की चीज़ें उस घर में मौजूद थी। अगर कोई सफ़र पर निकलता है तो वो अपने साथ ले जाता है। उन चीज़ों को देखा सब कुछ, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ओंकार को परेशान किया वो ये था कि टेबल पर गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ। ओंकार ने पुलिस वालों से कहा कि मेरी माँ चरणजीत कौर चाहे कहीं भी हो, वो ज़िंदगी में अपने साथ कोई भी चीज़ ले जानी भूल जाए, गुरु ग्रंथ साहब कभी अपने से अलग नहीं करती, वो हमेशा उसके पास होता है, चाहे कैसे भी हालात हो। और ये गुरु ग्रंथ साहब का इस टेबल पर पड़ा होना, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस को ये बात समझ में आती है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। इसके बाद पुलिस जो है अब कहती है कि आगे की तफ्तीश करते हैं। पुलिस फिर से ऑफिस जाती है, फिर से उन सारे लेटर्स की तफ्तीश करती है, लेकिन फिर वो मिलता है
साइन किया हुआ कि मैं ऊब गया हूँ, ये कंपनी बेच रहा हूँ, और अब वहाँ पे एक कंपनी का नया मालिक है, वो जो है उसको ऑपरेट कर रहा है। तो पुलिस के हाथ कुछ आया नहीं। आखिरकार इस केस को दर्ज करने के बाद दोबारा ओंकार के जब वो 5 मार्च को पहुंचा, तो 2-3 हफ्ते के बाद 21 मार्च 2003 को वेस्ट लंदन पुलिस ने इस केस को स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया, जो ऐसे मामलों को देखती है, जिसमें उनकी एक्सपर्टी है। तो अब ये मामला जो है स्कॉटलैंड यार्ड देख रही है लोकल पुलिस से, वो अपनी तफ्तीश अब करते हैं। अब तफ्तीश कर रहे होते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। 21 मार्च को ये केस लिया था, अप्रैल का महीना आ गया, अब गायब हुए, फरवरी में गायब हुए थे 13 को, उसके बाद 15 से नैन्सी गायब थी, तो उधर फरवरी बीता, फिर मार्च बीता, अब अप्रैल आ गया। पुलिस की इधर टीम इंडिया में पता करती जो स्कॉटलैंड यार्ड की है कि यहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं कि नहीं। अपनी एजेंसियों से, भारतीय एजेंसियों से मदद दी जाती है, सीबीआई से। तो यहाँ पूरे गांव जाया जाता है, पता किया जाता है, पता चला कि उस 5 लोगों में से एक भी यहाँ नहीं पहुँचा। तो आखिर ये लोग गए कहाँ, पूरा एक परिवार कैसे गायब हो गया। अब स्कॉटलैंड यार्ड अभी इसमें तफ्तीशी कर रही थी कि अप्रैल सेकंड हाफ में अचानक एक खबर मिलती है स्कॉटलैंड यार्ड को। समंदर किनारे एक लाश मिलती है मछुआरों को। उस लाश की शिनाख्त की जाती है, कोई और मिलता नहीं है। अब चूंकि ये केस इधर आ गया था कि एक परिवार गायब है, हर तरफ इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो ओंकार को बुलाया जाता है। ओंकार हालांकि पानी में रहकर लाश भूल चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से वो पहचान लेता और कहता है कि ये उसके जीजा अमरजीत चौहान की लाश है। अब जैसे ही ये पता चलता है कि अमरजीत की लाश है, पूरी कहानी पलट जाती है। एक शख्स जो 2-2.5 महीने से एक परिवार गायब है, तो 3 पीढ़ियाँ हैं उस परिवार में, दादी हैं, पोता है, इधर दामाद है, बेटी है, और 5 गायब हैं। और करीब 2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनमें से एक की लाश मिलती है समंदर से। अब लगता है कि ये मामला गड़बड़ है। अब इसके बाद पुलिस उसी ऑफिस में फिर पहुंचती है, उस कंपनी में, जो कंपनी अमरजीत चौहान की थी और जिसे ठीक गायब होने से एक दिन पहले उसने अचानक बेचा था। और ओंकार के हिसाब से कभी उसके जीजा ने इस बारे में जिक्र नहीं किया, नैन्सी ने भी जिक्र नहीं किया। तो बार बार ये शक हो रहा था कि 24 घंटे के अंदर कंपनी बेचकर और उसके बाद से ही गायब है, परिवार को उसने भरोसे में नहीं लिया, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो अब स्कॉटलैंड यार्ड की टीम उसी कंपनी के नए मालिक से मिलती है, जाकर सारे पेपर फिर से देखती है। नए मालिक का नाम था केनेथ रीगन। पुलिस केनेथ रीगन से पहले ही पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन जब स्कॉटलैंड यार्ड केनेथ रीगन से पूछताछ करती है तो उसकी कुंडली खंगालती है। जब कुंडली खंगालती है तो बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आती हैं। पता चला कि केनेथ रीगन ब्रिटेन का एक कुख्यात ड्रग माफिया था। 80s के दौर में और 90s में उसने ब्रिटेन का एक बड़ा, न सिर्फ ड्रग माफिया था, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, फेक पासपोर्ट बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। एक बार सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में जिसमें ड्रग्स थी, कोकीन, वो उसके पास से पकड़ी गई और वो रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके बाद मुकदमा चला। कहते हैं कि उस केस में जिस मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई थी और उसके पकड़े जाने के दौरान पुलिस वालों ने उसको जब चेस किया था तो उसने पुलिस वालों को इंजर्ड कर दिया था। तो पुलिस वालों को घायल करना और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाना, इन सब के लिए उसे कम से कम 20 साल की सज़ा तय थी। कोर्ट में जब बहस हुई और केनेथ रीगन को लग गया कि अब उसे ये सज़ा होगी, तब उसने कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा। उसने कहा कि मैं ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोगों को पकड़वा सकता हूँ, आपको ड्रग्स मतलब दिखा सकता हूँ कहाँ कहाँ है। तो फिर वहाँ की पुलिस और बाकी लोगों ने भी कहा ठीक है, और फिर उसकी निशानदेही पर 15 से ज़्यादा बड़े बड़े ड्रग माफिया पकड़े गए ब्रिटेन में, और बहुत बड़ी तादाद में कोकीन और बाकी चीज़ें पकड़ी गई। तो लगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद उसकी सज़ा को 8 साल कर दिया गया घटाकर, लेकिन फिर उसने कुछ और पुलिस की मदद की, तब वो कुल मिलाकर 3 साल ही जेल में रहा। और 3 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने उसे ये कहकर अब छोड़ दिया कि जिस धंधे में थे तुम और जिन लोगों के लिए काम करते थे, उन सब के बारे में एक एक तो तुमने करके पोल खोल दी। तो अब जो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे धंधे के, अब वो तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, तुम पे अब भरोसा तो करेंगे नहीं। तो जाओ, अब तुम्हारी ज़िंदगी है, सुधर जाओ तो ठीक, और उधर जाओगे तो तुम्हें अपनाएंगे नहीं, मार डालेंगे। तो कुल मिलाकर 20 साल की जगह सिर्फ 3 साल की सज़ा काट कर
केनेथ रीगन जेल से बाहर आ जाता है। अब उसे पता है एक तरफ खतरा है उसके गैंग से, पैसे हैं नहीं, क्या करे। इसी दौरान में अब उसने तय किया कि वो दोबारा अपने ड्रग्स का धंधा शुरू करेगा और उसको ब्रिटेन में और ब्रिटेन के बाहर भेजेगा, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, क्या करे। इधर इसी दौरान उसे अपने सोर्स से एक चीज़ पता चलती है, एक कंपनी सीबा के बारे में। एक सीबा जो गुड्स सामान की जो ढुलाई किया करती थी, उसके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करती थी। उसकी कंपनी में अलग अलग सारे तरह के सामान आते थे, खाने पीने, कपड़ा लत्तर, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसका मालिक और उस मालिक के बारे में उसे जानकारी मिली, अमरजीत चौहान। तो उसे पता चला कि अमरजीत चौहान बेसहारों को, ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तो केनेथ रीगन उसके पास एक बेसहारा और अबला अपने आप को बताकर एक तरह से वहाँ पहुँचा और उसने कहा मुझे नौकरी की ज़रूरत है। उसने उसको वहाँ दे दी नौकरी अपनी कंपनी में, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो चाहता था कि इस कंपनी को वो हड़प ले और इस कंपनी के इस ढुलाई और सामान की जो जाते हैं उसी के ज़रिए वो अपने ड्रग्स का कारोबार करे, इसमें ढका छुपा कर। लेकिन कैसे हड़पे और क्या करे। तो जब उसका ये कुंडली सारी आई स्कॉटलैंड यार्ड के सामने कि केनेथ रीगन यही है, तो शक हुआ। उसके बाद केनेथ रीगन को पहली बार ऑफिशियल हिरासत में लिया गया। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। वो घाघ क्रिमिनल था, पूरी कोशिश कर ली, वो ज़ुबान खोलने को तैयार नहीं। वो बार बार यही कहता कि मैंने ये रूल रेगुलेशन के हिसाब से ख़रीदा है, आप पेपर देख लें। अब पेपर ये है कि सारे टाइप पेपर हैं और साइन बिल्कुल ओरिजिनल रियल है चौहान का, तो अब शक भी नहीं कर सकते। जितने एक्सपर्ट्स को दिखाया गया उनका भी कहना था कि कागजात बिल्कुल ओरिजिनल और रियल है, जो कि असली चीज़ दस्तखत होती है। तो अब केनेथ रीगन को बहुत ज़्यादा दिनों तक कस्टडी में आप रख भी नहीं सकते थे बिना सबूत के, और सबूत वो उगलने को तैयार नहीं। उसके तमाम 3rd डिग्री सब इस्तेमाल कर लिया स्कॉटलैंड ने, पर वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। अब स्कॉटलैंड यार्ड को लगा कि फिर उसके हाथ खाली हैं, अब ज़्यादा देर तक केनेथ रीगन को वो हिरासत में रख नहीं सकता और शायद अगले 1-2 दिन में उसे छोड़ देते। लेकिन तभी कहानी फिर पलटती है। 9 अप्रैल 2003 की तारीख आती है। 9 अप्रैल को स्कॉटलैंड यार्ड के एक अफसर के पास एक लड़की का फ़ोन आता है, और जैसे ही ये फ़ोन आता है वो अफसर बाकी अपने टीम मेंबर को बताता है। इसके बाद केनेथ रीगन को फिर से बुलाया जाता है, मतलब हिरासत में जो था ही वो, और इसके बाद इस बार अच्छे खातिर करके अब उससे पूछताछ होती है। इस बार जिस तरीके से उससे पूछताछ हुई, इसके बाद केनेथ रीगन के पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, और फिर वो सच बोलता है और फिर पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब वो जेल से बाहर आया, उसे अपने ड्रग्स का कारोबार करना था, और उसके बाद अमरजीत चौहान के बारे में पता चला। उसने उसकी कंपनी में नौकरी की, और उसे फिर पता चला कि अमरजीत अपने परिवार को, दूसरा बेटा जब हुआ उसके बाद वो अपने गांव वापस लौटना चाहता था और इंडिया में कुछ करना चाहता था, तो इसलिए वो कंपनी बेचना चाहता था। तो उसे ये बात जब पता चली तब उसने जाल बिछाया, और एक दिन उसने अमरजीत से कहा कि मैं एक ख़रीदार को जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हारी कंपनी की ठीक ठाक कीमत भी वो दे देगा। करीब उस वक्त 3 मिलियन के आसपास जो पाउंड में कंपनी बेचने की बात थी। तो उसने कहा ठीक है, तुम डील कराओ। 13 अप्रैल को केनेथ रीगन ने अपने 2 दोस्तों के साथ अमरजीत चौहान को कहा कि आज वो ख़रीदार हमारे घर आ रहा है, और वो उसकी शर्त ये है कि वो मेरे घर पे ही मीटिंग रखेगा। अमरजीत चौहान ने कहा पहले कंपनी ऑफिस ले आओ, पर उसने कहा नहीं। खैर इसके बाद अमरजीत मान गया, और वो 13 तारीख को केनेथ रीगन के साथ उसके घर पहुंच गया। वहाँ 2 दोस्त उसके पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब से ही वो वहाँ पहुँचा, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया घर के अंदर। इसके बाद उसे बहुत मारा पीटा, और तमाम सादे कागज़ और जो सेल एंड डीड बाकी होते हैं उस पर उसके दस्तखत किए कि ये कंपनी अब हम बेच रहे हैं और ये इसका मालिक रीगन है। तो ये सारे उसने साइन वाइन जब करा लिए, इसके बाद फिर गला घोंट कर मार दिया। मारने के बाद अब ये था कि चलो अब इस कंपनी पे अपना कब्जा हो जाएगा, लेकिन फिर उसे लगा कि जब तक अमरजीत चौहान की परिवार यहाँ, बीवी और बेटे हैं, तो मालिकाना हक तो उसी का होगा बाद में। अब हो सकता है बीच में आ जाए रास्ते में कि कैसे कंपनी कोई और बिका, पैसे कहाँ गए। तो पहले प्लान नहीं था
लेकिन फिर उसने प्लान बनाया कि अब अमरजीत की फैमिली को ही मारना पड़ेगा। तो उसका ये था कि उसकी बीवी और 2 बेटे हैं। इसके बाद अपने दोनों दोस्तों को लेकर रोनाल्ड रेगन, पहले उसने ये किया कि एक तो सारे साइन कराए अमरजीत से, फिर उससे वॉइसमेल रिकॉर्ड कराया और कहा कि मैं ब्रिटेन के बाहर हूँ, मैं आ जाऊँगा। और उसने इंग्लिश में बोला। शायद अमरजीत ने कोड समझाने के लिए अपनी वाइफ को, क्योंकि वो जानती थी कि ये पंजाबी में बोलता है, इंग्लिश में बोला उसने और वो भेज दिया। और इधर वही लेटर सारे कंपनी को फिर अगले दिन भेज दिया कि हमने भेज दी है कंपनी और रोनाल्ड जो रीगन है ये अब इसका मालिक होगा। ये सब कर चुका था। 15 फरवरी को अपने दोनों दोस्तों के साथ उसके बाद वो नैन्सी के घर जाता है। नैन्सी के दोनों बच्चों को 18 महीने और 8 महीने उनका गला घोटता है, नैन्सी को मारता है सर पे किसी हैमर से, फिर नैन्सी की माँ को मारता है। इसके बाद इन चारों की लाश को गाड़ी में रखता है और फिर इन लाश को लेकर वहाँ से दूर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में गड्ढा खोद कर दफना देता है। और उसके बाद वो ऑफिस आता है और वो अपना क्लेम करता है कि मैं बॉस हूँ। अब लाश का क्या हुआ और वो फ़ोन किसका था उस लड़की का, जिस लड़की के फ़ोन के बाद पहली बार स्कॉटलैंड यार्ड ने रोनाल्ड रेगन की ज़ुबान खुलवाई। तो इसकी जो पूरी कहानी है वो ये है कि जब इसने कत्ल किया, पहला कत्ल करने के बाद ये उस लाश को वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में गया और फिर एक नाव में बैठा और नाव में बैठकर अमरजीत की लाश को समंदर में बहा दिया। 2 दिन के बाद अमरजीत की पत्नी, दोनों बेटे और सास का कत्ल किया, गाड़ी में रखा, बट उनकी लाश को बहाया नहीं। वो उनको लेकर, उसकी एक दोस्त थी और उस दोस्त का एक फार्म था बहुत बड़ा, मतलब कई एकड़ में फैला हुआ। तो ये उस दोस्त के घर गया और उसे मालूम था, इंतज़ार किया उसने। 13 फरवरी को उसकी वो दोस्त अपने फार्म पर थी, लेकिन 15 फरवरी को वो वहाँ से कहीं शहर आ गई थी क्योंकि वो दूर था। और उसकी दोस्त का नाम था बिलिंडा। तो बिलिंडा के फार्म पे गया, वहाँ जाकर इन तीनों ने गड्ढे खोदे और फार्म हाउस के अंदर इन चारों की लाश दफना दी। दफनाने के बाद ये लोग वहाँ से निकल आए, बिलिंडा को पता भी नहीं चला। अब इधर हुआ क्या कि दफनाने को तो दफना दिया, लेकिन केनेथ रेगन को लगा कि जिस तरीके से फार्म में उन्होंने खुदाई की है, वो जो ऊपरी हिस्सा है वो अलग से पता चल रहा है, घास वास हट चुके हैं, अब घास 2 दिन में तो उगेगा नहीं। तो उसे ये डर था कि बिलिंडा जब लौटेगी तो ये जो उलट पुलट हुआ ये पकड़ लेगी, और ये पकड़ लेगी और अगर वहाँ पे खुदाई हुई तो लाशें निकल आएंगी, तो ये लोग फंस जाएंगे। फिर इन तीनों ने तय किया कि एक काम करते हैं, वहाँ से उस लाश को निकालते हैं और ले जाकर समंदर में फेंक देते हैं ताकि पता न चले। अब उसके लिए लेकिन ये था कि ये काम जल्दी करना है क्योंकि बिलिंडा अगर लौट आई तो फिर मुश्किल है। तो बिलिंडा से पता चला कि बिलिंडा भी 1-2 दिन के बाद लौटने वाली है। ये उसी 1-2 दिन के अंदर फिर पहुँच गया फार्म और वहाँ जाकर इन्होंने खुदाई करनी शुरू की लाश निकालने के लिए। अब इनकी बदनसीबी की ठीक उसी वक्त और वक्त से पहले बिलिंडा फॉर्म पे आ गई, उसका काम ख़त्म हो चुका था। जब वो फॉर्म पे गई तो पहले तो उसने गाड़ी देखी, फिर वो दबे कदम में अंदर गई कि किसी से मिलने मिलाने का तो मतलब नहीं है, और उसे पता है कि रोनाल्ड रेगन को कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तो दबे बाद जब वो फॉर्म के अंदर गई तो उसने देखा कि 3 लोग गड्ढा खोद रहे हैं। अब वो एक ओट में होकर छुप गई। उसके बाद उसने देखा कि गड्ढे के अंदर से एक एक कर लाशें निकल रही। ये देखकर वो घबरा गई, वहाँ से उल्टे पैर भागती है, सोचती है अब क्या करूँ। केनेथ रेगन के बारे में भी वो जानती थी। इधर ये लोग इतनी देर में उन लाशों को निकाल कर गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में डालने के बाद फिर एक नाव लेते हैं और नाव से ले जाकर समंदर में फेंक देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। अब इधर अगले कुछ घंटों में जो बिलिंडा है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये किसी के साथ भी हो सकता है कि 3-4 लाशें उसी के फॉर्म में निकाल रहे हैं। वो सोच रही कहीं मैं ना फंस जाऊँ, मैं ना पार्टी बन जाऊँ। बट जब वो थोड़ा सा कूल होती है, 2-3 घंटा बीत जाता, तब उसे लगता है नहीं, जो होगा होगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तब वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है और उस दोस्त के ज़रिए फिर स्कॉटलैंड यार्ड के एक अफसर का नंबर उसे मिलता है और वो उसे कॉल करती है। जब वो कॉल करती है और वो बताती है
कि मैंने यहाँ रोनत रेगन और उसके 2 दोस्तों को देखा, क्योंकि जानती थी, और वो यहाँ पे मेरे फार्म से लाश निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तब पुलिस फिर रोनत रेगन पे सख्ती करती है, और फिर वो, अब चूँकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो सच उगल देता है, तो वो उसकी दोस्त का फ़ोन था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का, ब्लिंडा का। अब इस खुलासे के बाद पहली एक लाश तो मिल चुकी थी, अब समंदर में फेंका है। समंदर में लाश मिलने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी नवंबर में 2003 नैन्सी की माँ की लाश मछुआरों को मिलती है। मतलब फरवरी में फेंकी थी और नवंबर में जाकर फूली हुई लाश थी। मछुआरे गए थे, जाल उन्होंने डाला, उस जाल में ये लाश फंसकर बाहर आ गई थी। साथ ही जो नैन्सी की लाश है वो जुलाई के महीने में मिल गई थी। मछुआरों ने फिर जाल फेंका था और उस जाल में नैन्सी की लाश फंस गई थी। तो नैन्सी और नैन्सी की माँ की लाश मिल गई, लेकिन दोनों बच्चों की लाश आज तक नहीं मिली है, और अब शायद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अब तो 2003, आज 2023, 20 साल हो गए, तो उन 2 बच्चों की लाश आज तक नहीं मिली। इसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान पुलिस ने सारे सबूत रखे, और आखिरकार 2004 में ये मुकदमे की शुरुआत हुई थी। 2005 में कोर्ट ने रेनित को 5 लोगों के कत्ल के लिए ताउम्र उम्र कैद की यानी सज़ा दी, जबकि उसके 2 दोस्तों में से एक को 18 साल और एक को 12 साल इसकी सज़ा दी। रेनित के बारे में यह है कि वो अभी जेल में है, और ये पूरा इंसाफ, ये पूरी लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि ओंकार, नैन्सी का जो भाई था, वो न्यूजीलैंड से जाकर उसने एक इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी। इस पूरे केस पर कहते हैं करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। 100 से ज़्यादा पुलिस वालों की टीम लगी थी, और उस वक्त तमाम ब्रिटेन के अखबारों में ये हेडलाइंस थी। तो ये थी वो कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज खुशवीर टोंगेर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशवीर। और ये राहुल टोंगेर के बेटे हैं। इसके अलावा आरव दीप, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरव। और ये रमन के बेटे हैं, और ये पुर्तगाल से हैं। साथ ही मुकेश मल्होत्रा जी उर्फ सुमू बल्कि, तो मुकेश मल्होत्रा जी यानी सुमू जी, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई, हैप्पी बर्थडे। और ये मार्टिना मल्होत्रा, उनके हस्बैंड हैं, स्वीडन से हैं। किशन सिंह नेगी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे किशन जी। और ये आरती नेगी जी के पिता हैं। यश प्रशवल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यश। साथ ही राहुल धारा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राहुल। रजनी शुक्ला का भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे रजनी जी। और ये अमन शुक्ला जी की पत्नी है, बल्कि शुक्ला, तो रजनी शुक्ला जी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा शिवान्य गाबा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवान्य। और ये विपन गाबा जी की बिटियाँ हैं। सुमन कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुमन जी। और सुधीर कुमार ने भेजा है। साथ ही दीपा कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपा जी। और ये अक्षय जेना, इनकी पत्नी है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको। स्वाति का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वाति, और दीपक ने भेजा है। इसके अलावा अंशिका अस्थाना और निशांत अस्थाना, आप दोनों को बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दीपांशु शर्मा, थैंक यू सो मच। इसके अलावा दीपक भोई ने कहानी की फरमाइश की है। अपूर्वा श्रीवास्तव, इन्होंने कहा कि आप वाराणसी में भी साहित्य आज तक रखिए ताकि मुलाकात हो, बिल्कुल कभी न कभी पॉसिबल है ये। साथ ही देवेंद्र सिंह राठौर, थैंक यू देवेंद्र जी। और जो कहानी की फरमाइश की आपने जल्दी पूरी करता हूँ। साथ ही सिद्धांत त्यागी, आपने जो सुझाव दिए उस पर भी जल्दी अमल होगा। इसके अलावा अभिषेक शुक्ला जी, इन्होंने लिखा आपसे मुलाकात हुई पर मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको कोई तोहफा आपके लिए लेकर नहीं आया। एक तो मैं तमाम अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर से एक फिर से कहना चाहूँगा, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत है, तो प्लीज़ कभी जब भी मिले, बिना तोहफे के मिले तो मुझे डबल खुशी होगी। तो इसलिए अभिषेक जी, बस आपका प्यार ही बना रहे, ये मेरे लिए काफ़ी है। सुमन देवनाथ, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा संदीप कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अंजलि गोयल, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने भी कहानी की फरमाइश की है। उमा मौर्य, थैंक यू सो मच आपका। गणेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच आपका। और सोमा गंगोली जी, आपने कहा है पुरानी दिल्ली के जो बारे में, चलिए कभी मौका मिला मैं ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।